हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे सीडीपी की क्लास करने वाले हैं और फ़िलहाल किसी कारण से नहीं हो पाए आपकी क्लास, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग। और अभी यहाँ पे मनोविज्ञान के बारे में हम बताएंगे, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, मनोविज्ञान के जनक कौन है और इसकी पहली प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थापित की गई थी। तो इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, यानी कि चैप्टर होगा, उसमें हम वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, यानी कि मनोविज्ञान आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी कि लैटिन भाषा के शब्द साइको और लोगस से हुआ है, जैसा कि मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है साइको और लोगस, इससे हुआ है। इसका अर्थ अगर देखें हम तो साइको का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ है अध्ययन से लिया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि आत्मा का विज्ञान, यानी कि आत्मा के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है, उससे हम आत्मा का विज्ञान कहा गया है इसका शाब्दिक अर्थ में। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मनोविज्ञान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकले ने किया था और 1590 में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, एक पुस्तक साइकोलॉजिया है, ठीक है, पुस्तक है साइकोलॉजिया, इसको याद रखेंगे। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के प्रयास से मनोविज्ञान क्या हुआ, दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, यानी पृथक हुआ। इससे पहले क्या था कि दर्शन का ही हिस्सा था, ठीक है, जो हमारा मनोविज्ञान है उसे दर्शन का हिस्सा माना जाता था। इसी वजह से आप देखेंगे आगे चल के तो जो दर्शन शास्त्री रहते हैं तो वो सिद्धांत अपना कुछ और बताते हैं, और जब ये अलग हो जाता है तो उसके बाद सिद्धांत में बदलाव आता है, फिर शिक्षा का मनोविज्ञान आता है, फिर इस तरीके से संरचनावाद होता है, प्रकार्यवाद होता है। तो आगे चल के हम चर्चाएं करेंगे इस पर, और विस्तृत रूप से ये जब हम व्यवहारवाद पढ़ेंगे तो उसमें व्यक्तित्व जब पढ़ेंगे तो उसमें सारा टॉपिक हमें मिलेगा, तो वहाँ पे हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। तो मनोविज्ञान का जनक देखिए अरस्तु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने एक प्रयास किया, यानी कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से अलग किया, किसको, साइकोलॉजी को। इतना आप याद रखेंगे। फिर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंड साहब हैं यहाँ पे आपके मनोविज्ञान के जनक। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो विलियम जेम्स हैं, तो उनको अमेरिकी लोग क्या मानते थे कि ये जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका जनक अमेरिका में सिर्फ माना जाता है। तो इसका जो अमेरिकी लोग हैं वो मानते हैं कि इसको विलियम जेम्स को मानते हैं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के जनक, इतना आप समझ सकते हैं। अगर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो विलियम वुंड को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना यहाँ पे जर्मनी के लिप्जिंग नगर में की थी। तो ये कब की थी, तो ये आपसे सन भी पूछ लिया जाता है, तो ये 1879 में की थी, ठीक है, 1879 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, तो आपके जर्मनी के लिप्जिंग नगर में, ठीक है। इतनी सारी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो इसके मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे साहब हैं। और सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन है, जो आगे चल के बायोविगोस्की वगैरह मिलेंगे, इसी में विकासात्मक में मिलेंगे। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। मनोविज्ञान के इतिहास की बात करें तो शुरू में जो आपका मनोविज्ञान था इससे कुछ और कहा जाता था, यानी कि माना जाता था। पहले इसको माना गया कि ये आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने माना कि ये क्या है, आत्मा का मनोविज्ञान है। तो 16वीं जो शताब्दी थी उस समय जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, तो इन्होंने क्या किया, दर्शन का हिस्सा होने के कारण आत्मा का विज्ञान कहा। मैंने आपसे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो आपका मनोविज्ञान शब्द है वो पहले क्या था, दर्शन का हिस्सा था, फिलॉसफी का। तो
इसलिए जब वो अलग किसने किया तो वो किया था अरस्तु ने किया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे इस वजह से इससे क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। मैंने आपको बताया भी इसका अर्थ भी यही था कि आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान का, जब मैंने आपको उनको तोड़ के बताया कि आत्मा का अध्ययन इसको कहा गया, इसलिए आत्मा का विज्ञान वहीं से आया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक उसके बाद जो आए 17वीं शताब्दी में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मन का विज्ञान है। तो जो 17वीं शताब्दी में जो वैज्ञानिक थे वो थे पोम्पोनाची। तो उन्होंने इसे क्या कहा, ये कहा कि यह मन का विज्ञान है। ठीक है, इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, चलिए ठीक है, ये मन का विज्ञान, मन का मनोविज्ञान है। फिर आगे 19वीं जब शताब्दी आई तो इसमें विलियम जेम्स आए, और विलियम वुंस और बुंट और टिचनर, ये लोग क्या कहे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। और इसके बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसको क्या किया, इसको मतलब कि कहा कि नहीं, हम इसे नहीं मानेंगे। तो वो आगे चल कर के क्या कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन मनोवैज्ञानिक थे, क्या हुआ। फिर यहाँ पे आप देखेंगे विलियम जेम्स और विलियम वुंट, ये दोनों साहब यहाँ पे हैं, और दोनों लोगों में क्या हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर के मतभेद हो जाता है, और दोनों लोग वहीं आप आगे चल के जो मैंने बताया था आपको कि गेस्टाल्टवाद हो जाएगा, प्रकार्यवाद हो जाएगा, संरचनावाद हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक वाद हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बढ़ जाता है, विभिन्न संप्रदायों में बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर बात करें विलियम मैकडूगल की, सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि जो मैंने आपका चेतना का विज्ञान बताया है कि चेतना के विज्ञान में कौन कौन है, विलियम जेम्स, वुंट और टिचनर। तो ये लोग जो है आगे चल के संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक जाने जाते हैं, लेकिन उसमें विलियम वुंट साहब नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। इस वजह से उन्होंने जो है एक अलग जो प्रकार्यवाद होता है, यानी कि कार्यवाद, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, नीचे आपको मिलेगा। तो उन्होंने उसका समर्थन किया, ना कि चेतना का विज्ञान का किया। तो इसलिए उन्हें संरचनावाद का मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जाता है। विलियम मैकडूगल की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी जो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के नाम से आई। तो इन्होंने क्या किया कि जो चेतना का शब्द है, मैंने आपको बताया कि उसकी आलोचना की गई, और इसमें सर्वप्रथम मैकडूगल ने 1905 में सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा। ठीक है, ऐसा कहा कि ये क्या है, जो मनोविज्ञान है वो सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान है। और 1908 में व्यवहार जो शब्द है इसका प्रयोग किया। इसलिए आगे चल के आप देखेंगे कि व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। कुछ मनोवैज्ञानिक जो आते हैं, यानी कि कुछ में जे.बी. वाटसन साहब आएंगे 1913 में, इन्होंने कहा कि नहीं, ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और इसके लिए इन्होंने एक परिभाषा भी दी। ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है, किस मनोवैज्ञानिक ने ये कहा, या मनोवैज्ञानिक का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये जो है इसमें से कौन सा कथन इस मनोवैज्ञानिक का है, तो भी आपसे पूछ लिया जाएगा। या पूछ लेगा इस ये जो परिभाषा है इसका समर्थक कौन कौन किया था, तो वहाँ पे भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो जो व्यवहार का विज्ञान है, इसका जो जनक है आप जे.बी. वाटसन को आप बोल सकते हो। ठीक है, जे.बी. वाटसन 1913 में इसके बारे में बताया, और इसकी परिभाषा दी है। परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। इनकी ये परिभाषा थी मनोविज्ञान के ऊपर। और इसके जो समर्थक थे वो पावलोव, हल और स्किनर थे। तो इतनी सारी पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि हल, पावलोव और स्किनर इसके समर्थक थे, और जे.बी. वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा, और उसके लिए उन्होंने जो परिभाषा दी वो परिभाषा दी थी मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। इसके बाद मैंने जो आपको बताया था कि चेतना का जो मनोविज्ञान है, इसका जे.बी. वाटसन साहब और बहुत सारे लोगों ने जब विरोध किया, यानी विरोध का मतलब ये है कि उसकी क्या आलोचना कर दी कि नहीं, ये नहीं है, ये व्यवहार का विज्ञान है। तो वहाँ पे जो है अलग अलग फिर हिस्सों में वो बट गया। क्योंकि देखिए, संरचनावाद मैंने आपसे बताया था कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स दोनों में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। ठीक है, मतलब अलग अलग संप्रदाय को मानने लगे वो लोग। तो संरचनावाद में विलियम वुंट साहब इसके जो संस्थापक हैं माने जाएंगे, और इसमें टिचनर, एडलर और बेडफोर्ड इसके समर्थक माने जाएंगे। अब प्रकार्यवाद इसी से बना,
प्रकारवाद को मानने वाले कौन थे या कार्यवाद को? विलियम जेम्स थे, यानी कि इन्होंने जो आलोचना की थी उससे पृथक हो गए थे। और यहाँ पे विलियम जेम्स अलग हो गए, विलियम वुड अलग हो गए। विलियम वुड हो गए आपके संरचनावाद के संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं या पिता कह सकते हैं आप, और प्रकार्यवाद के आप कह सकते हैं विलियम जेम्स को, ठीक है। और इसके जो समर्थक थे उसमें थॉर्नडाइक, कैटल, जॉन डेवी साहब और एंजिल थे, ठीक है। इसके बाद आता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद में आ जाते हैं वाटसन, जो जे.बी. वाटसन है। अभी मैंने आपको बताया कि जे.बी. वाटसन ने 1913 में इसकी एक परिभाषा दी थी व्यवहारवाद की, इसलिए अब इनकी परिभाषा आगे फिर से एक बार हम देखेंगे। इसके बाद गेस्टाल्टवाद आता है, उसके मैक्स वर्दीमर होते हैं। और संज्ञानवाद यानी जीन पियाजे, जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, विकास का जो चरण होता है, जब वो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे मैं आपके कवर करूँगा जब मैं बताऊँगा आपको। वृद्धि और विकास जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी गेस्टाल्टवाद का आप समझ लीजिए मैक्स वर्दीमर हैं, क्योंकि इसके प्रतिपादक पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएँ। इसके बाद आता है संज्ञानवाद। संज्ञानवाद के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसको समझ लीजिए कॉग्निटिव, तो जीन पियाजे साहब हैं। इसके जो समर्थक हैं वो हैं जेरोम ब्रूनर, वाइगोस्की, इटीसी, मतलब और भी मनोवैज्ञानिक है जो आगे हम बताएंगे आपको सिद्धांत में। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक, ये मैंने आपको बताया, इसका कौन है? सिगमंड फ्राइड। ये जितना मैंने अभी बताया है इसमें से तो पक्का फिक्स है कि इससे प्रश्न आता है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे अन्य कोई भी राज्य स्तरीय टीटी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में आपसे कहीं न कहीं, जो मैं अभी पहला चैप्टर अभी बता रहा हूँ आपको, जो बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, इसमें से जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसमें से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये तो फिक्स है। इसके बाद बाल विकास का जो चैप्टर होता है, वृद्धि एवं विकास, अधिगम और अर्जन, इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो कल वाले चैप्टर में मैं कंप्लीट करूँगा। तो अभी आप समझ लीजिए, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, फिर से आप देख लीजिए एक बार। गेस्टाल्टवाद, मैक्स वर्दीमर, संज्ञानवाद जीन पियाजे, इसके समर्थक जेरोम ब्रूनर और वाइगोस्की हैं। मनोविश्लेषणात्मक है, मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणात्मक वही बात है, सिगमंड फ्राइड साहब हैं। यहाँ पे मनोविज्ञान की अगर परिभाषा देखें हम, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट परिभाषा मैंने आपसे कहा था कि अभी जो है ये जो आज का वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो पक्का पूछा जाएगा। आप देख लीजिए, स्किनर की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है। स्किनर, इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान, स्किनर का सिद्धांत है कि मनोविज्ञान, मतलब परिभाषा है, सिद्धांत तो आगे चल के पढ़ेंगे हम। तो जो परिभाषा इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये स्किनर साहब की परिभाषा है। अब हम वाटसन की बात करते हैं। वाटसन ने जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। अभी मैंने आपको आगे पढ़ाया था, जो मतलब पीछे पढ़ाया था, ऊपर जो अभी स्लाइड आपका चला गया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वाटसन ने क्या बताया था यहाँ पे, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित धनात्मक विज्ञान है। सेम परिभाषा आपको यहाँ पे मिलेगी जो मनोविज्ञान की परिभाषा है उसके अंतर्गत। पहले स्किनर की है, स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, तो वाटसन ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। फिर इसके बाद क्रो एंड क्रो साहब आएंगे। क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन है। ये सारी परिभाषाएं आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछे ही जाएंगे। अगली परिभाषा है वुडवर्थ की। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। फिर से देख लीजिए, वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, क्योंकि इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था। उसके बाद मन का त्याग किया, क्योंकि इसको मन का विज्ञान कहा गया 17वीं शताब्दी में। फिर 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया, तो इसने चेतना का त्याग कर दिया। फिर इसको बाद में वर्तमान जो है इसमें व्यवहार का विज्ञान कहा, तो व्यवहार का जब विज्ञान कहा तो
व्यवहार को अपना लिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, मैकडूगल ने मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने ऐसा कहा। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिख देंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स या चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद करके, तो जो टेलीग्राम चैनल आएगा जीके करके या जीके नोट्स जो भी है, नोट्स करके आपको लोगो दिखेगा नोट्स करके, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे तो वो बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जो चरण होते हैं, जो स्टेज होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वृद्धि विकास से हमारा शुरू होगा और इसी में आएगा आपका वृद्धि विकास में ही आएगा इन्फेंसी आएगा, यानी कि एक बच्चे का जो जन्म होता है उसके बाद जो क्रियाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं, ठीक है। पहला जो जन्म से 2 वर्ष होता है इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है। इन्फेंसी के बाद आपका आ जाता है जिसे हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, जो 2 से 6 वर्ष तक होता है, ईयरली चाइल्डहुड। और इसके बाद लेटर चाइल्डहुड होता है, जो उत्तर बाल्यावस्था होता है। इसका जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है। फिर एडोलसेंस आ जाता है, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, 12 से 18 वर्ष। लेकिन WHO ने इसे 10 से 19 वर्ष माना है। ये सब सारी चीज़ें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वृद्धि एवं विकास। तो वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत आपका आ जाएगा इन्फेंसी, ईयरली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। उम्मीद करते हैं इतनी सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। इसे आप नोट से ज़रूर बनाएं। इसके आगे की चीज़ें मैं कल आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।